नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बजट 2024 की, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। हर शासक का उद्देश्य अपने राज्य में आदर्श स्थिति की स्थापना करना होता है, जहां उसकी प्रजा खुश रहे और राज्य समृद्धि की ओर बढ़ता चला जाए। किसी से किसी को बैर नहीं हो, सबका साथ और सबका विकास हो। अयोध्या के राजा श्री राम के राज्य में भी जैसी व्यवस्था थी, वैसे ही व्यवस्था सभी जो राजनेता हैं या सभी जो शासक हैं वो अपने राज्य में कायम करना चाहते हैं। राम राज्य की विधि या धर्म सम्मत मर्यादा की अवधारणा केवल राजा या शासक के कर्तव्यों का विचार नहीं है, अपितु यह एक ऐसे समग्र राज्य व्यवस्था की निर्मित है जिसमें सामाजिक जीवन का प्रत्येक कोना धर्म के 4 चरणों सत्य, सोच, दया और दान पर अविलंबित होता है। यह ऐसी चतुष्पाद व्यवस्था है जो राज्य और समाज के सभी आधारभूत घटकों को सच्ची श्रद्धा से ओतप्रोत करते हुए सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। यह एक ऐसा ईश्वरीय राज्य है जो अकाल मृत्यु या अन्य सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्त होता है। सभी सर्वत्र भद्र कल्याण देखेंगे, कोई दीन दुखी दरिद्र नहीं होगा, सभी शिक्षित बोध संपन्न होंगे और सभी प्रकार की शुभता से युक्त होंगे, यानी किसी प्रकार का कोई दुख जो है उनके राज्य में किसी को नहीं होगा। वर्तमान में ऐसी स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन इस ओर बढ़ने में कोई बाधा भी नहीं। इस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए वर्तमान मोदी सरकार प्रयासरत है। सरकार का हर बजट राम राज्य की स्थापना की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या वर्तमान बजट के प्रावधान आदर्श राज्य की स्थापना की दिशा में बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है। क्या बजट में धर्म की स्थापना के लिए किए गए प्रावधान आदर्शपूर्ण है। क्या करों के संग्रह और राज्य की कल्याणकारी योजना के बीच का संबंध आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे और सब चीज आपको बताएंगे। और इस तरीके से आज जो बजट में जो भी प्रावधान किए गए वो प्रावधान किस तरीके से राम राज्य की ओर बढ़ते हुए एक कदम के रूप में इसको स्थापित किया जा सकता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक पैकेज हमने तैयार किया है आपके लिए, खासतौर पे बजट और राम राज्य की अवधारणा को देखते हुए समन्वय स्थापित करने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार किया। पहले उसको देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो 2024 का आम बजट आ चुका है। मोदी 3.0 के इस बजट में देश के गांव, गरीब, किसान, रोजगार, युवाओं, महिलाओं और सर्व वर्ग के विकास, कल्याण और उत्थान के संकल्प की सोच साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बजट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बजट का स्वरूप और पीएम की सोच काफी हद तक मेल खाती दिखती है। जिनको कमियां दिख रही हैं वो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये बजट देश के राम राज्य की तरफ बढ़ते कदमों का प्रतिबिंब है। ये एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी बजट है। राम राज्य को सरल भाषा में समझें तो राजा राम की आदर्श शासन व्यवस्था, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की सोच हो। इस सोच के पीछे का कारण बजट की कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जिनके आधार पर राम राज्य की छवि साफ दिखाई देती। वो है देश की सभ्यता संस्कृति के पुनरुत्थान और कायाकल्प की सोच। धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के साथ साथ उनके संवर्धन, संरक्षण और उसके ग्लोबल विस्तार का रोड मैप। जी हाँ, एक राष्ट्रवादी सरकार से जो अपेक्षा लंबे समय से थी, उस पर अब काम शुरू हो रहा है, क्योंकि देश के विकास में पर्यटन की भी बड़ी भूमिका है। वित्त मंत्री ने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी की। धार्मिक पर्यटन पर फोकस करते हुए बिहार और उड़ीसा के पर्यटन को सौगात दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि काशी की तर्ज पर बिहार के महाबोधि मंदिर का निर्माण होगा, विष्णुपद कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, साथ ही नालंदा टूरिस्ट सेंटर को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं मंदिरों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और देश की धरोहरों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। आइए जानते हैं कि बिहार और उड़ीसा के पर्यटन स्थलों के बारे में, जिन्हें पूर्ण बजट 2024-25 में बढ़ावा दिए जाने की मोदी सरकार की योजना है, वो क्या है। वित्त मंत्री ने पर्यटन को देश की सभ्यता का हिस्सा बताते हुए भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की सरकार की मंशा उजागर की, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों, अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुले। उन्होंने बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की घोषणा की है।
नालंदा टूरिस्ट सेंटर बनाने का ऐलान किया गया। नालंदा में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय में नए कैंपस की शुरुआत हुई। अब नव नालंदा महाविहार, सूर्य मंदिर, नालंदा पुरातत्व संग्रहालय, वेन सांग मेमोरियल हॉल को नालंदा टूरिस्ट सेंटर के अंतर्गत लाने की योजना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिला। इस कॉरिडोर के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर को विकसित किया गया। बनारस के घाटों का पुनर्जागरण हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण होगा। यूनेस्को ने महाबोधि विहार को विश्व धरोहर घोषित किया है। सरकार भी पर्यटन के लिए इस स्थान को विकसित और प्रोत्साहित करेगी। बिहार के विष्णुपद मंदिर को भी वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तरह टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजगीर का भी काफी महत्व है। राजगीर के विकास के लिए भी मदद दी जाएगी। बिहार के साथ ही उड़ीसा पर्यटन के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। ओडिशा पुरी के जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिरों समेत कई धार्मिक स्थलों के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ प्राचीन शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और प्राचीन समुद्र तट भी हैं। इन सभी को पर्यटन के तौर पर बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने ओडिशा पर्यटन के लिए बजट की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राम राज्य की स्थापना की तरफ मजबूती से बढ़ता हुआ बजट, ये मैं कह रहा हूं इसे। और जिस तरीके से प्रावधान है, हालांकि जितने भी शासक होते हैं वो सब चाहते हैं कि राम राज्य का जो आदर्श था वो आदर्श अपने बजट के जरिए, अपने शासन के जरिए अपने देश, अपने राज्य में वो स्थापित कर सके। और मुझे लगता है कि इसी दिशा में यह बजट भी जाता हुआ दिख रहा है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े अंत्योदय योजना, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके प्रावधान इस बजट में भी किए गए थे, पहले भी किए गए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राम राज्य की ओर बढ़ता बजट 2024। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से भरत भूषण जी हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे, और आकाश जिंदल जी हैं ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं आकाश जिंदल जी है, मैं आकाश जिंदल जी से करना चाहूँगा। आकाश जिंदल जी, लगता है कहीं रास्ते में चल रहे हैं। आकाश जी, आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आकाश जी, आप अनम्यूट करें अपना। मैंने अनम्यूट किया हुआ है। हाँ, अब आ रही है। आकाश जी, जो मैंने इस बजट को देखा, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा इस बजट को। इस बजट को देख करके मेरे दिमाग में, मेरे मन में जो सबसे पहले आया, उसी पे आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि राम राज्य की ओर बढ़ते कदम बजट 2024। जिस तरीके के प्रावधान किए गए हैं इसमें गया के लिए और उड़ीसा के पर्यटन स्थलों के लिए, और जिस तरीके की सत्ता स्थापना के लिए प्रयास किए गए हैं कि समाज के आखिरी पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, तो मैं ये कहता हूँ आपको जी। तो आकाश जी, मैं जानना चाहूँगा, जो सरकार ने जो इस बजट में प्रावधान किए हैं, क्या आपको लगता है कि यह जो प्रावधान है वो एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जरूरी, या आदर्श राज्य की स्थापना की तरफ बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है? मुकेश जी, आप देश के नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं और आपने बहुत सही पकड़ा है। आदर्श राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना, बहुत बढ़िया बजट आया है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, आदर्श राज्य वो होता है जहां हर व्यक्ति का, हर सेक्टर का ध्यान रखा जाए। यहां का ध्यान रखा गया है, हर एक को एलोकेशन दी गई है। सबसे पहले विपक्ष ने 2 मुद्दे उठाए थे जनरल इलेक्शन में। एक था अनएम्प्लॉयमेंट का, दूसरा था इन्फ्लेशन का। 11 लाख करोड़ का कैपेक्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं कल प्रेडिक्ट कर रहा था, वो आया है, जिससे मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यूथ को। अब यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस वर्ग का बहुत बढ़िया ख्याल रखा गया है। दूसरा, एजुकेशन लोन्स, कल भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। और सबसे अच्छी बात यह है, ये आदर्श राज्य इसलिए है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी ये मुद्दा चल रहा है कि यूथ के एजुकेशन लोन को क्या रिलीफ दिया जाए। यहां हिंदुस्तान में ये रिलीफ दे दिया गया है। उनके लिए 10 लाख तक के एजुकेशन लोन का प्रावधान कर दिया गया है और 3% इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो ये आदर्श राज्य ही हुआ। उसके अलावा देखिए,
कैंसर की दवाइयां सस्ती कर दी गई है, मोबाइल फोन सस्ते कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल कल हम चर्चा कर ही रहे थे वो सस्ते कर दिए गए हैं, और इनकम टैक्स की डिडक्शन एग्जम्पशन, कल ये बात हो रही थी होगी बिल्कुल। नहीं होगी, हाँ। तो मुकेश जी अब लड्डू मिलके खाएंगे। 25,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, और साथ ही साथ मिडिल क्लास को बहुत बढ़िया तोहफा दे दिया गया। इससे होगा क्या, मिडिल क्लास छोटी छोटी खुशियां, आदर्श राज्य क्या होता है, लोगों को खुशी दे, परिवार में खुशियां आएंगी। परिवार में खुशी किस चीज से आती है, जाके परिवार शॉपिंग कराया, खाना खाया, साथ में पिक्चर देखा है, पिकनिक पे चले गए, वो छोटी छोटी खुशियां आएंगी, और वो छोटी छोटी खुशियां बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी। आप जानते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल एंकर हैं, बहुत नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं, जब एक परिवार मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने और खाना खाने जाता है, 3,000 रुपए खर्च करता है, परिवार को छोटी खुशियां मिलती हैं, लेकिन कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बढ़िया इकोनॉमी को ग्रोथ देने वाला, और इन सब एलोकेशन के बावजूद सबसे अच्छी बात, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को सैल्यूट करूंगा कि फिस्कल डेफिसिट, सरकारी घाटा टारगेट किया गया मात्र 4.5%। एक कुशल बाजीगर की तरह इतनी अच्छी बैलेंसिंग एक्ट किया गया है कि हर सेक्टर को देने का टारगेट रखा गया, और साथ ही साथ डेफिसिट, सरकारी घाटा मात्र 4.5% ग्लोबल स्लोडाउन के टाइम पे, और क्लियरली दिखा रहा है इससे वही बात जो हम कल कर रहे थे, बिल्कुल। कि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेफिसिट भी हमने कम रखा है। आदर्श राज्य क्या होता है कि सरकार का घाटा भी कम रहे और लोगों को जो वो चाहते हैं वो रिलीफ भी मिल जाए। तो ये जो आपने आदर्श राज्य की बात की है, उसके बाद देखने के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन को मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत सही तरीके से आपने इस बजट को एनालाइज किया है। खुशी होती है इतने बढ़िया एंकर के साथ मैं शो कर रहा हूं, ये आदर्श राज्य की तरफ ही जा रहा है, और भी कई चीजें हैं जो आने वाले प्रश्नों में बिल्कुल। आपने तो इसको कहा। मैं चंद्रमोहन शर्मा जी के पास जाऊंगा, जिनकी पार्टी कह रही कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। चंद्रमोहन जी, क्या आपको ये जो बजट है वो आदर्श बजट क्यों नहीं लगता? इस बजट में जो सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा है वो आपको क्यों नहीं दिखती, आपके नेताओं को क्यों नहीं दिखती? आप इसे सिर्फ पॉलिटिक्स के नजरिए से कुर्सी बचाओ जो बजट आपके नेता कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? देखिए, आम छील के खाओ या काट के खाओ, आम आम रहेगा। आम खट्टा खाओ या मीठा खाओ, नाम आम रहेगा। अब आकाश जिंदल जी मेरे मित्र हैं, अब उनको अगर ये बजट अच्छा लग रहा है तो मैं ये थोड़ा कहूंगा कि आकाश जिंदल जी गलत आदमी है या गलत बोल रहे हैं। ये आकाश जिंदल जी की दृष्टि है कि उनको ठीक लग रहा है क्योंकि वो संपन्न है। लेकिन अगर आकाश जिंदल जी इस दृष्टि से देखें कि देश के अंदर उस बजट ने क्या दिया, तो फिर आकाश जिंदल जी उसका जवाब देंगे कि वो कैसा होना चाहिए। ठीक उसी तरह से ये बजट पूरी तरह से एक नकलची बजट और एक डर और सत्ता की लालच वाला बजट है, जो पूरी तरह से 2 स्टेट के अधीन है। उसके अंदर पूरी तरह से आंध्र प्रदेश, बिहार वर्सेस अदर स्टेट का एक बजट है, जिसके अंदर मेरी सत्ता हाथ से ना चली जाए उसके लिए उस स्टेट को जिसको डीएनए याद करवा दिया गया, उस स्टेट को जिसको ये कहा गया कि मेरे आप पीछे खंजर घोम देता है, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा अपने आप को लुटा देना, ये मैं तो एक कहूंगा अगर सुलझे हुए शब्दों के अंदर, ये बजट वित्त मंत्रालय का नहीं है, ये बजट एक पॉलिटिकल नेचर का बजट है, जिससे सिर्फ सत्ता की लालच है, देश का ही। चंद्रमोहन जी, आप बिहार को 26,000 करोड़ पैकेज देने का इतना आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपको लगता है क्यों ना? बिहार को 70 सालों से पिछड़ा रखने का जो कारण है पिछड़े रखने का, उसमें तो कांग्रेस पार्टी ही थी ना। सत्ता शुरू से लेकर के 70 साल तक बिहार में कांग्रेस की रही है। अगर आज बिहार पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, और आज उसे अगर कोई मुख्य धारा में लाने के लिए बजट का प्रावधान करता है, पैकेज का प्रावधान करता है, तो आप लोग को इतना बुरा क्यों लगता है? मुकेश जी, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया भाजपा और जेडीयू के ऊपर। नहीं, मैं एक बिहारी होने के नाते भी इल्जाम नहीं, मैं बता रहा हूं, बिहारी नहीं, आपने बहुत बड़ा मतलब उनको कटहरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इतने बार का मुख्यमंत्री और इतने बार की अपनी पार्टी के साथ मिलकर सत्ता चलाने वाला व्यक्ति अगर बिहार का उद्धार ना कर पाया हो, और वो बार्गेनिंग गेम के ऊपर अगर देश के प्रधानमंत्री 10 साल, मोदी जी भी कहते थे 10 साल, जो 70 साल में जो गड्ढे आप लोगों ने बनाए थे, 10 साल उनको भरने में लगा है, तो बिहार में तो और भी ज्यादा गड्ढे हैं ना, तो टाइम तो लगेगा ना उसमें।
तो उसी को भरने के लिए आप जेडीयू और बीजेपी की सरकार पिछले कई सालों से है, 30 से 32 सालों के अंदर। हाँ ठीक है, 25 से 30 सालों की सरकार ठीक के है, अंदर लेकिन अभी बिहार को आए दिन जरूरत रोज है, पुल और गिर अगर रहे हैं, आपको आए आपको दिन अपने लिए बेरोजगारी चाहिए, बढ़ रही है, नहीं आए दिन रोज के अंदर बेरोजगारी के अंदर वहां से लोग अपना बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो उसका तो आपने तो पूरा प्रशंसनीय देश के प्रधानमंत्री पे खड़ा कर दिया। कांग्रेस के हाथ से गए हुए बिहार को कई साल हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस के अब भाई आते हैं बजट के ऊपर। कांग्रेस के भाइयों की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, और जो आप लोगों ने किया धरा है उसको सुधारने में, पटरी पे लाने में टाइम तो लगेगा, और उसी के लिए बजट दिया जा रहा है, तो आप लोग को मुश्किलें हो रही है। और मैंने तो कहा कि अब बिहार को छोड़ दीजिए, आप बिहार को छोड़ दीजिए, आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए, बाकी बजट के बारे में बताइए। बाकी जो बजट के प्रावधान है, क्या वो देश के लिए नहीं है? जो है वो बाकी देशों के लिए भी है ना। चलिए, हमारे साथ भारत भूषण जी हैं बीजेपी की तरफ से। आपने जो इल्जाम लगाए हैं, आपने जो सवाल उठाए हैं, जवाब देंगे भारत जी। जी भारत भूषण मुकेश जी, मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं भारत सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि इतना शानदार बजट जो लेकर के उन्होंने आज देश के समक्ष रखा है, वो वास्तव में जो आपने शुरुआत में कहा राम राज्य, तो राम राज्य की तरफ हम अग्रसर हैं, और एक स्वराज और ऐसा एक रोल मॉडल पेश किया है आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं आकाश जी की बात से, जिंदल जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर किसी भी क्षेत्र में आप बात करें तो हर एक क्षेत्र को कुछ ना कुछ दिया गया है, और बड़े एक स्वरूप के रूप में दिया गया है। और जहां तक हमारे विपक्षी भाई चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या नौजवान, आज जो नौजवानों के लिए जो योजनाएं मोदी जी ने लागू की हैं, तो वो केवल बिहार और आंध्र प्रदेश में है। आज अगर बजट के अंदर हमारे किसानों को 1.52 लाख करोड़, यानी कि इतना बड़ी राशि अगर किसानों के उत्थान के लिए सरकार दे रही है, तो वो मैं कहना चाहूंगा कि क्या वो 2 स्टेट के अंदर है? देखिए, विपक्ष का काम केवल बोलना है, और आज पिछले 10 साल में मैं ये जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि इन्होंने किस बजट को पास किया है, किस बजट की इन्होंने तारीफ की है। आज ये कहते हैं कि कुर्सी बचाओ बजट है, पहले ये कहते थे इलेक्शन के लिए डाला हुआ बजट है। तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि ये अपनी बात को किस तरीके से प्रूव करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात, हमारी संस्कृति को बढ़ाने की बात हो, एजुकेशन के लिए बच्चों को स्कीम देने की बात हो, बच्चों को शिक्षा के माध्यम से स्किल से स्केल तक ले जाने की मोदी जी की बात हो, किसानों की बात हो, गरीब जो हमारा तबका है उसको उठाने की बात हो, अगर किसी भी क्षेत्र को आप गौर से देखेंगे तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा इनकम टैक्स के लिए सोचता था कि कहीं किसी तरीके से हमारे पास बोझ कम हो टैक्स का, उसकी आप बात करें तो कहां कहां ये झूठ को, पुलिंदे को उठाते घूमेंगे। मैं कहूंगा कि बहुत विनम्रता के साथ विपक्ष को यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इतना अच्छा बजट दिया है, जिससे एक देश का सर्वांगीण विकास होगा। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं यह बजट पूर्ण रूप से हमारे देश को विकसित राष्ट्र की तरफ लेकर के जा रहा है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा की बात आज इस बजट में की गई है, तो निश्चित तौर पे आप ये देखिए कितना बोझ कम होगा। 300 यूनिट तक का हर एक घर को फायदा होगा, बिजली मुफ्त वो अपने सौर ऊर्जा के माध्यम से बना पाएंगे। शिक्षा की हम बात करते हैं, हमारे जो युवा हैं, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा, 5 से 6 हजार रुपए उन्हें हर बार दिलेंगे। आज मैं खुद जानता हूं इस बात को कि कितने युवा हैं जो इंटर्नशिप के लिए दर जाते हैं और उनकी कहीं मदद नहीं होती है। तो क्या ये बिहार के युवा हैं, आंध्र प्रदेश के युवा हैं, इसमें कोई अन्य हरियाणा या कोई क्षेत्र का युवा नहीं होगा? देखिए, ये कहना ठीक नहीं है। हमें कुछ, अगर कहीं कुछ गलत लगता है, कहीं लगे तो उसको आपको कहने का अधिकार है, लेकिन समझ सारे बजट बिल्कुल को बिल्कुल, आप क्योंकि अभी आदर्श राज्य जो है। है वो स्थापित नहीं हुआ है। आदर्श राज्य की ओर बढ़ने वाला ये बजट है। और एक बात मैं मुकेश जी जरूर जी। कहना चाहूंगा कि क्या बिहार और आंध्र प्रदेश इस देश के स्टेट नहीं है? अगर उनको कुछ चीज दिया भी जा रहा है, मान लीजिए अगर उनके हिस्से में कुछ थोड़ा फालतू पहुंच गया है, या उनकी डिमांड थी, और उन लोगों को, जैसा आपने बताया कि पिछले काफी समय से बिहार स्टेट की बड़ी डिमांड रही है कि कुछ पिछड़ापन उन्होंने देखा है, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में देखा है, किसी क्षेत्र में, और अगर आज माननीय यशस्वी मोदी जी ने वो बात समझ करके, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अगर ये सोच करके वहां कुछ एक्स्ट्रा दे भी दिया है, तो इसमें भी हमें खुश होना चाहिए। देश का ही तो विकास हो रहा है, देश ही तो साथ आगे बढ़ रहा है, देश की प्रगति तो हो रही मैं है। चंद्रमोहन जी से एक सवाल पूछूंगा। आपके जब जो बोल रहे थे तो आकाश जिंदल जी भी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन आकाश जी मैं आऊँगा, लेकिन मैं चंद्रमोहन जी से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी जब भारत भूषण जी इन्हें स्टार्ट किया बोलना, उन्होंने कहा कि राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ, तो आपने एक सरकास्टिक सी स्माइल दी चंद्रमोहन जी।
तो मुझे ये समझ में नहीं आया, ये क्यों, ऐसा क्यों, मतलब राम राज्य को सुनकर या भगवान राम का नाम सुनकर के आप लोग इतनी चिढ़ जाते हैं, क्यों, क्या हो जाता है ऐसा? आपकी परिभाषा है कि हम भगवान राम का सुन के होता है, एक इसलिए हंसी आती है कि जिस काम के लिए ईश्वर का ईश्वर मिल जाए, उसके लिए आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए क्यों भगवान का नाम ले लेते हैं? ये बजट है, ये राम राज्य का बजट नहीं है, बजट देश का है, वो राम राज्य का बजट नहीं है। तो आप राम राज्य का बजट, ये राम राज्य का बजट मैंने पहले ही साबित कर दिया, पहले भी मैंने साबित करने की कोशिश, और आकाश जिंदल जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। राम राज्य का बजट मतलब आदर्श राज्य। राम का राज्य क्या होता है? एक आइडियल स्टेट है जिसकी कल्पना जो राम के राज्य में जो होता था। सीतारमन है, और आप कहां चले जाते हैं? अरे हम भगवान राम की थोड़ा कह रहे हैं कि भगवान राम के, लेकिन आपको बिना कहते हैं कि मजहब के साथ राजनीति को सेके हुए आपका काम नहीं चल सकता। नहीं, अब मजहब से ऊपर है ना, राम का नाम मजहब से ऊपर है। चलिए आकाश जी जवाब देना चाह रहे हैं। उसी राम राज्य वाले बजट के अंदर ठीक है, हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। आकाश जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे जितने भी मेहमान हैं बने रहेंगे हमारे साथ, लौट के आएंगे तो आकाश जिंदल जी से चर्चा करेंगे और जो बात कहना चाह रहे थे वो बात सुनेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को जारी रखेंगे और सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। और आकाश जिंदल जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे चंद्रमोहन शर्मा जी का। आकाश जी आवाज आ रही है आपको? चंद्रमोहन शर्मा जी बिल्कुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। जी देखिए, सबसे पहले बता दूं, चंद्रमोहन शर्मा जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरी तरह ही देशभक्त हैं। आज की तारीख में एक चीज कहना चाहता हूं, बजट में उन्हें क्या डेफिशिएंसी दिख रही है ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही। बिहार ऐसा राज्य है कि बिहार के लोगों ने, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट किया है, देश की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट किया, और मैं पंजाब का रहने वाला हूं, वहां की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट किया। अगर बिहार के लिए एक पैकेज आता है, हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आंध्रा के लिए पैकेज आता है, तो क्या दिक्कत है? और दूसरा इतने इकोनॉमिस्ट बता दूं, अगर एक स्टेट में पैकेज आता है तो उसके बेनिफिट उस स्टेट तक नहीं सीमित रहेंगे। अगर एक स्टेट की पैकेज आता है तो उसके बेनिफिट पूरे के पूरे कंट्री में आएंगे, क्योंकि कैस्केडिंग इम्पैक्ट की थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में। वहां के लोगों को अगर इनकम आएगी, वहां के लोगों को ग्रोथ मिलेगी, तो वो ग्रोथ पूरी कंट्री में ट्रैवल करेगी। एक चीज बताइए, मैं चंद्रमोहन जी से पूरे प्रेम से पूछना चाहता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे साथी हैं मेरे, अगर बिहार में कंजम्पशन बढ़ती है, बिहार में नए बाइक मिलते हैं, नई गाड़ियां बिकती हैं, वहां के लोग शॉपिंग करते हैं, तो वो सामान कहां बनाएगा? सामान शायद महाराष्ट्र में बन रहा होगा, सामान शायद कर्नाटका में बन रहा होगा, सामान शायद लुधियाना में बन रहा होगा, तो उसका फायदा किसको होगा? वो व्यक्ति जो वो मैन्युफैक्चरिंग करके वहां सामान बेच रहा है। बिहार के लोगों को धन मिलता है, वो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, शायद वो कश्मीर जाए, शायद वो टूरिज्म के लिए जो है वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जाए। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एक स्टेट के लिए पैकेज है तो उसी स्टेट के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो पूरी कंट्री के अंदर जो है ऑटोमेटिकली उसका डिसेमिनेट हो जाएगा। ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक असूल है। जो चीज मुकेश जी ने कही है कि देश के दो हिस्सों में अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसका बेनिफिट, जैसे आप जो है एक पानी के गिलास में चीनी डालते हैं, नीचे है घोलते हैं, तो पूरे के पूरे पानी के गिलास में वो चीनी घुल जाती है। उसी तरीके से बेनिफिट तो लुधियाना में आकाश जिंदल की जो टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है उसको मिलेगा, क्योंकि बिहार में टी शर्ट की बाइंग बढ़ जाएगी। टी शर्ट तो जो है लुधियाना सप्लाई करता है, वहां के लोग का पैसा आएगा तो टूरिज्म के लिए जो शायद जीडीपी बढ़ेगी उसमें ये पैकेज काम आएगा। जी बिल्कुल आएगा। देखिए इंडिया तो कंजम्पशन और बाइंग के लिए जाना जाता है। बिल्कुल इंडिया, मुकेश जी आप तो बहुत नॉलेजेबल जर्नलिस्ट है, ग्लोबल फोरम में भी जाते हैं। हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है बाइंग और कंजम्पशन। तो बाइंग और कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पूरे देश के मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा। अब दिल्ली में हम आप रहते हैं, दिल्ली में तो चीजों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है, बट दिल्ली कितना बड़ा कंज्यूमर है, तो उससे जो व्यक्ति दिल्ली में सामान सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए अब मोटर कार है, बाइक्स है, अब वो दिल्ली में तो मैन्युफैक्चर हो नहीं सकती, दिल्ली में तो उतनी स्पेस ही नहीं है। बाहर दूसरी स्टेट से जो है वो भी हमारी अपनी है, वहां से मैन्युफैक्चर होकर आती है, खरीदी यहाँ पे जाती है, मैक्सिमम परचेजिंग यहाँ पे होती है। तो जाहिर सी बात है जिस स्टेट में वो कार मैन्युफैक्चर हो रही है, हो सकता है तमिलनाडु है, हो सकता है कर्नाटका है, हो सकता है गुजरात है, वहां की इकोनॉमी को भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है,
बहुत से लॉजिस्टिक्स को बेनिफिट मिलता है, तो पूरी चेन है। तो इसलिए चंद्रमोहन जी से पूरे प्रेम के साथ, पूरे आदर के साथ, उनका भी आदर करता हूं, कांग्रेस का भी। और कांग्रेस को एक चीज के लिए धन्यवाद भी करूंगा, जितने जोर शोर के साथ इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की चीज को उठाया, बहुत इन्होंने एक जो है जिम्मेवार विपक्ष का काम किया, इसमें इनकी सराहना करूंगा। और लेकिन आज बीजेपी लेड एनडीए ने अनएम्प्लॉयमेंट को बड़े अच्छे से टैकल किया है, बड़े बिल्कुल अच्छे से सारा टैकल किया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये राम राज्य की ओर बढ़ता हुआ एक जो है मजबूत कदम है। और इसी राम राज्य का जब नाम लेता हूं तो चंद्रमोहन जी हंस देते हैं। चंद्रमोहन जी बताइए। देखिए, मुझे मुकेश जी आपकी बात से आ रही है कि जब बजट नरेंद्र मोदी सरकार का है तो उस नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर जो आप वक्तव्य इस्तेमाल कर रहे हैं वो हास्य है। आप ये तो कह सकते हैं कि ये बजट नरेंद्र मोदी सरकार का है, आप ये बजट भी कह सकते हैं कि ये सीतारमन का है। अब लेकिन आप जो वक्तव्य कह रहे हैं वो ठीक है, आपको कहना ही आप कहिए, तो मैं उसका क्यों नहीं, मैं बता रहा, मैं क्यों नहीं कहूं, और ये आपको क्यों नहीं लगता है? मैं देखिए, मैं तो कह रहा हूं जी कि जो आपके कांग्रेस की सरकार थी, मैं नरसिम्हा राव जी की सरकार में जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने जब अर्थव्यवस्था को खोला था, आकाश जी भी इस बात से सहमत होंगे कि जब ओपन इकोनॉमी करी थी उन्होंने, तो मैं उसको बोलता था कि नहीं, ये तो आदर्श राज्य की तरफ बढ़ता हुआ उनका एक कदम है। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ चंद्रमोहन जी, तो मुझे लगता है कि जो भी फैसले इस तरीके से हुए आदर्श राज्य की स्थापना की तरफ, कोई भी सरकार में कोई भी वित्त मंत्री अगर अच्छा फैसला होता है तो मैं उसे उससे जोड़ता हूँ। मैं कांग्रेस के उस मनमोहन सिंह सरकार की उस फैसले को भी जोड़ता हूँ जो वित्त मंत्री थे वो, और सरकार नरसिम्हा राव की थी, तो वहाँ के फैसले को भी मैं राम राज्य से ही जोड़ता हूँ। तो ऐसा नहीं कि कल मैं बीजेपी या मोदी के लिए बता रहा हूँ, जो भी वित्त मंत्री, जो भी सरकार में अच्छा बजट होगा मैं उसको जोड़ूंगा, क्योंकि वो उसी तरफ जाएगा। आखिर में आदर्श राज्य की स्थापना सबका लक्ष्य है ना। देखिए मुकेश जी, आपकी बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं विषय इस बात से कह रहा हूँ कि देश का जब बजट आता है तो उसके अंदर, उस बजट के अंदर, देश के अंदर उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस बेरोजगारी, उस महंगाई, उस देश की उस कुपत को, जिस कुपत के अंदर देश के 135 करोड़ जनमानस के अंदर जो एक महिला, एक पुरुष एक सपना देखता है और वो एक इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहता है, एक व्यापार की तरफ जाना, जो वर्ग की तरफ जाना चाहता है, वो उसकी जरूरत होती है। और आज देश के अंदर 2014 के बाद 1924 के अंदर जो बजट आते जा रहे हैं, उस हर बजट के अंदर अगर भाजपा उसको खुशहाल बजट बोलती है और भाजपा कहती है कि अच्छा बजट है, तो उसके बाद फिर देश के अंदर जो हालात है वो तब से नीचे क्यों होते जा रहे हैं, वो अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं? कहाँ नीचे हुए? किस चीज में नीचे हो गया? उस देश के अंदर क्यों नहीं बेरोजगारी दूर हो रही? देश के अंदर आज महंगाई क्यों नहीं दूर हो रही? अरे भाई, आप 10वें से आप 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तीसरी अर्थव्यवस्था आप बनने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं नीचे आ रहे हैं। नीचे कहाँ दिख रहा है आपको? मुकेश जी, फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ है दुनिया में। बिल्कुल, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान सबसे आगे, सबसे तेजी से बढ़ रहा है। तो मेरा और आपका और मेरे चंद्रमोहन का हिंदुस्तान, तो कहां पे जो ग्रोथ में कमी दिखाई दे रही है? या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, या नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है, ग्लोबल डेटा ला रही है। जी, भारत भूषण जी बहुत देर से सुन रहे हैं, इनकी पार्टी का बजट है, भारत भूषण जी सुनते जा रहे हैं, चुपचाप सुनते रहे। भारत भूषण जी, आपको भी रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, मैं मुकेश जी बस यही कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि इतनी देर से हमारे चंद्रमोहन जी खुश नहीं है बजट से, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो किस बात से दुखी हैं, वो किस बात से खुश नहीं है। अगर किसानों की बात करें तो हमारे इतनी योजनाएं यहाँ चलाई हैं, 1,52 लाख करोड़ रुपीस किसानों के लिए आज अलॉट हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से स्कीम दी गई है, युवा साथियों के लिए अलग से स्कीम दी गई है, स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए अलग से स्कीम दी है। और पूरा विश्व यह जानता है कि इन 10 सालों में जो हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, वो आज 5वें नंबर पे पहुंच गई है। और मोदी जी का विजन है कि वो आने वाले समय में बहुत जल्दी हम 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे। देश जब एक तरफ विकासशील से विकसित होने का प्रयास में है, तो उस तरफ हर एक पहलू को नजर में रख करके बजट पेश किया गया है। और इस बजट में खामियां निकालने का कोई उदाहरण तो दें। हमें चंद्रमोहन जी से ये तो जानने को मिले कि हाँ, क्या कमी रह गई जिसके अंदर आप ये सोचते हैं कि भाई हाँ, ये बजट के अंदर ये होना चाहिए था। नहीं, अब तक विपक्ष के पास सबसे एक मुद्दा होता था पिछले 1-2 साल से कि टैक्स स्लैब में कोई कुछ फायदा नहीं हुआ, आम जनता तक नहीं पहुंचा।
तो आज टैक्स स्लैब के अंदर भी फायदा मिल गया, तो वो आम जनता तक भी पहुंच गया है। अब वहां भी कुछ बात नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए बात करें तो ठीक है, 25,000 गांव बस्तियों को अनुकूल सड़कें देने के लिए चौथी बार प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना शुरू की है सड़क के लिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। आप मुझे ये बात बताइए कि वो सड़कें हर पूरे देश में ही तो जाएंगी, वो कहीं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए तो नहीं है, पूरे देश का विकास होगा। आज आप कहीं भी आप जाइए, आप पता कीजिए कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, सड़कों का जाल पूरी तरह देश को मिल चुका है, कितना फायदा वहां से, कितना डीजल ईंधन कितना बच रहा है। लोग जहां 4-4, 6-6, 8 घंटे में पहुंचते थे, हम तो यहाँ एनसीआर के करीब है तो हमें पता है, बॉम्बे एक्सप्रेस वे निकला है, यहाँ पे आप ताज कॉरिडोर निकला है। आज आप पता करिए कि यहाँ हम हरिद्वार जाते हैं तो हमें 8 घंटे लगते थे, आज मात्र हम 3-3.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाते हैं। तो वो डीजल जो बचता है वो देश के विकास के लिए काम होता है, जीडीपी बढ़ती है। आप ये देखिए किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया है। सोलर, आज जो ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, वर्ल्ड की कोई भी अगर फोरम पे बात होती है तो ग्लोबल वार्मिंग पे, जी ग्लोबल वार्मिंग पे सर बात होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आज हमारे को इतनी अच्छी योजना उन्होंने बनाई है, जो सोलर पैनल्स को उन्होंने बना करके हर एक घर के अंदर सोलर पैनल्स पहुंचे और उस सोलर पैनल्स के माध्यम से घर की खुद की बिजली डेवलप हो और 300 यूनिट तक का घर की सेविंग हो। मैं कहता हूं कि एक दो शब्द ये भी कह दीजिए कि ये कुछ अच्छी योजनाएं चल रही हैं, तो हमें भी लगे कि हाँ भाई ठीक है, चंद्रमोहन जी आपने वैसे एंजल टैक्स को जो कम किया है तो उसके लिए तो शशि थरूर ने तारीफ बनती है, शशि थरूर ने तारीफ भी की। चंद्रमोहन जी अच्छी बात है, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बड़ा दिल होना चाहिए मुकेश जी, बड़ा दिल होना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमोहन जी कुछ भी अच्छा नहीं है क्या बजट में? बिल्कुल ही नहीं। आवाज म्यूट है चंद्रमोहन जी आपका, एक बार अनम्यूट करें अपने मोबाइल को। मोबाइल से मुकेश जी याद आया, मोबाइल फोन भी सस्ते हो गए जी, आ रही आवाज। मोबाइल फोन भी सस्ते हो गए मुकेश जी। बजट में अगर मुकेश जी अगर अच्छा होता तो देश के अंदर 80 करोड़ जनमानस को 4 किलो अनाज पे थोड़ा खड़ा रहना पड़ता। अगर बजट के अंदर सब कुछ अच्छा होता, जिस राज्य की आप बात ले रहे हैं जो राधे देव की, तो उसके अंदर मैंने एक पहले वक्तव्य कहा था कि रीवा के अंदर जिंदा महिलाओं को धरती के अंदर दबा दिया जाता है और भाजपा की सरकार होती है। तो पारिवारिक मामला था, वो सुलझ गया है। और वो पारिवारिक मामला अगर किसी और धर्म का होता तब, अगर कोई और धर्म किसी को दबा दिया होता तब आप हिंदू मुसलमान करने लगते हैं सब आकर के और इल्जाम हम पे लगाते हैं। आज देश रोजगार मांग रहा है, आज देश के अंदर जो इंस्पेक्टर राज के अंदर जिस तरह की मार टैक्सों पे आ गई है उससे राहत मांग रहा है। देश के अंदर व्यापार करने के लिए जो बेरोजगार व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो उसको 50 तरह के लाइसेंस से गुजरना पड़ता है, उस लाइसेंस के अंदर उसको फीस लगती है, उस फीस से उसकी एक इंस्पेक्टर राज के अंदर एक ब्रोकर सिस्टम डेवलप हो गया है, उसके कारण आज वो अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पा रहा, उनसे मुक्ति चाहता है। और उन मुक्ति के लिए आज देश में क्या किया है, 9.5% की बेरोजगारी, उसके बाद देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, और इन सब प्रश्नों का हर साल जब बजट आता है तो एक समाधान मांगना देश की जनता का स्वाभाविक होता है। और सरकार ठीक है, वो करना चाहिए, वो आप जो कह रहे हैं उधर करना चाहिए एड्रेस। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से सब चीज ठीक है जो, लेकिन अच्छाई की तरफ, अच्छी तरफ जो है, जो कदम जो है वो बड़ा पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। और हमारे पास उड़ीसा के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी एक प्रतिक्रिया आई है बजट पे, एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद आखिरी कमेंट के लिए अपने मेहमानों के पास जाएंगे। टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए माननीय अर्थमंत्री ने अपने अभिभाषण में भी कहा कि उड़ीसा में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत है और वो पोटेंशियल होने के नाते हेरिटेज टूरिज्म हो, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, चाहे आपका ये टेम्पल टूरिज्म हो, ये रिलीजियस टूरिज्म जिसको कहते हैं, उसके लिए केंद्र का सपोर्ट रहेगा। और हम लोगों ने जो फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से मैंने अटेंड की थी वो मीटिंग, उसमें राज्य की तरफ से जो जो प्रस्ताव हमने उनके सामने रखा था, मुझे खुशी है कि उन प्रस्तावों को उन्होंने इंक्लूड किया है और उड़ीसा के प्रति ध्यान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब चुनाव के समय में उड़ीसा घूम रहे थे, उन्होंने भी जो जो कहा था खाली कह के नहीं छोड़ दिया, उसके ऊपर में उन्होंने कुछ काम करना है। तो उड़ीसा के जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा, और जिस तरीके से जिस कॉरिडोर की बात हम करते हैं कि गया में और उड़ीसा में कॉरिडोर की सौगात मिली है और
जो पर्यटन है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आखिरी कमेंट के लिए हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। आकाश जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप आखिरी कमेंट के रूप में बताएं कि ये जो बजट है क्या आदर्श राज्य की स्थापना की ओर बढ़ाया हुआ कदम है, और इसी तरह के बजट आते रहे तो कब तक जो है आदर्श राज्य की स्थापना आपके हिसाब से, और कितना वक्त लग सकता है? आकाश जी, अच्छा, भारत भूषण जी, यही सवाल आपसे है। शायद अब आकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए मुकेश जी, मैं पूर्णतः सरकार के इस बजट को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सारे देश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले किसान, दूसरा महिला, तीसरा युवा। आप देखिए कि चारों चीजों को, और चौथा जो स्तंभ है वो गरीब, जो माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारे देश के 4 मजबूत स्तंभ हैं। तो आप ये बात मान करके चलिए कि सभी के लिए बहुत ही विस्तार में नीतियों को दिया गया है, सभी चीजों के लिए उनको सुनिश्चित किया गया है। और निश्चित तौर पर अगर यही स्पीड बजट की रही और यही दूरदर्शिता माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसमें रही, तो जो आज हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वर्ल्ड के अंदर, वो बहुत जल्दी ही हम उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। बहुत जल्दी ही ऐसा समय आएगा, हमारा आप और हम इसी चैनल पे बैठे होंगे और बैठ करके बात कर रहे होंगे कि आज गर्व का विषय है कि हमारा देश आज तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्ल्ड के अंदर निकल के आया। और बहुत जल्दी ही विकासशील से विकसित भारत के बनने में यह सारी की सारी जो योजनाएं हैं बहुत ज्यादा चलेंगी। खेती की उपयोगिता जो बढ़ाई है, किसानों के लिए जो चीज दिया है, और सबसे एंड में, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो 1 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 5,000 से 6,000 वेतन भी देंगे और इंटर्नशिप भी कराएंगे और मुख्य बड़ी बड़ी संस्थाओं के बीच में कराएंगे। इसके लिए तो मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा सरकार का, कि जिन्होंने ये युवाओं के लिए कदम उठाया। इससे निश्चित तौर पे आने वाला हमारा युवा अपने रोजगार के लिए सुनिश्चित होगा और अपने विकास के लिए सुनिश्चित होगा। और मैं अनेकों अनेक बधाई जी। चंद्रमोहन जी, आखिरी कमेंट, कुछ तो अच्छा ही बताइए इस बजट में जो आपको अच्छी लगी हो। भाजपा का अमृतकाल, भाजपा का अमृतकाल कहे जाने वाला बजट भाजपा को अमृत दे दे और वो बैसाखियों की सरकार अपना टर्नओवर पूरा कर ले, और यही इस बजट की मंशा है। अभी तो और भी बजट आना है सर, फरवरी में फिर 6 महीने के बाद आना है। अभी ये आखिरी बजट तो रही है, अभी तो 5 बजट आने हैं। और चलिए, हमारे पास समय की कमी है, और हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जिंदल जी आपका, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका, और भारत भूषण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको भी लग रहा हो कि ये जो बजट है, ये बजट एक आदर्श राज्य की स्थापना की तरफ बढ़ता हुआ या बढ़ाएगा एक मजबूत कदम है। जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, समाज के हर सेक्टर को इस बजट में कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है, और उन क्षेत्रों को ज़्यादा, उन राज्यों को ज़्यादा जहाँ उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो पैकेज मिला है, वो भी, वहां पर भी जो बजट मिलेगा उसका फायदा भी देश को मिलेगा, जैसा कि अर्थशास्त्री आकाश जिंदल कह रहे थे। क्योंकि अगर किसी की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो जीडीपी का ग्रोथ होता है, और जीडीपी की ग्रोथ में वो सबकी भागीदारी होती है और उसका हिस्सा जो है पूरे देश को मिलता है। फिलहाल इस बजट में, इस प्रोग्राम में इतना ही। आज के शाम 7 बजे जवाब तो चाहिए में आगे इसी तरह सुदर्शन न्यूज़ पे बने रहिए। आगे जागो में आप देखेंगे इसी बजट पे एक स्पेशल प्रोग्राम, और जिसको लेकर के आएंगे प्रदोष चौहान के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।